मतलबी ससुराल। मीरा और उसका परिवार मतलबी की निशानी है। जिसके घर में मतलबी लोग भरे पड़े हैं, जिस कारण मीरा और संजय के बच्चों की शादी होना मुश्किल हो जाती है। एक रोज मीरा प्रेम से कहती है, बेटा जिस तरह सब रिश्ते आकर ना करके जा रहे हैं ना, उस तरह तो मुझे तेरी शादी होना मुश्किल लग रही है। अरे तू ही कोई लड़की फंसा ले ना। क्या माँ, मैं काम करूँ या ये सब करता चलूँ? इन सब में मुझे मत फंसाओ। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे तुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे तो बहू चाहिए ना। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? बेकार ही तूने इस ज़माने में जन्म ले लिया। एक भी लड़की नहीं पटा पा रहा है। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे गर्लफ्रेंड लेकर घूमते रहते हैं, पर तू कोई काम का नहीं। माँ, तुम्हें बहू चाहिए ना, तो तुम ही ढूंढो। मुझे इन लफड़ों से दूर रखो। और दूसरी बात, ये जितने भी रिश्ते आ रहे हैं ना, ये सब यहीं के आसपास के हैं। अरे कोई दूर का रिश्ता आएगा तो उसे तो तुम फंसा ही लोगी। मैं चला दुकान। प्रेम दुकान चला जाता है और मीरा अंकिता से कहती है, प्रेम सही कह रहा था। यहाँ के लोग हमें जानते हैं, तो कोई भी अच्छा रिश्ता तो हमारे घर आने से रहा, लेकिन दूर का रिश्ता आए तो बात बन सकती है। जब तक उन लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा, तब तक तो प्रेम की शादी उनकी बेटी से हो चुकी होगी। और नहीं तो क्या, तुम दूर दूर की लड़कियों को रिश्ता भिजवाओ। इस साल तो भैया की शादी कर ही देना है। दोनों माँ बेटी अंकिता और मीरा प्रेम के लिए लड़की देखने में लग जाती है और हर किसी को प्रेम की फ़ोटो और बायोडेटा भेजती रहती है। प्रेम की फ़ोटो देखकर दीपा के घर वालों को प्रेम पसंद आ जाता है और वो लोग मीरा के यहाँ लड़का देखने पहुँच जाते हैं। बहन जी, आपका बेटा हमें पसंद है। बस एक बार सामने से उसे देख ले और उसकी दुकान की कमाई पता हो जाए तो बात आगे बढ़ा सकते हैं। अरे मेरा बेटा लाखों में एक है, कोई भी उसे मना कर ही नहीं सकता। हमारी दुकान यहाँ की सबसे पुरानी और नामी दुकान में से एक है, चाहे तो पता कर लीजिए। आपकी बेटे को कोई दुख नहीं होगा, राज करेगी वो यहाँ पर। मैं अभी भैया को बुला लाती हूँ। अंकिता प्रेम को फ़ोन करके बुला लेती है। प्रेम को देखकर दीपा के पिता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। जी, ये रिश्ता पक्का है। मुझे यकीन हो गया है कि मेरी दीपा के लिए ये घर अच्छा रहेगा। तो ढोल बजवा देते हैं। अंकिता सबका मुंह मीठा करवाती है। दिन बीतने लगते हैं। प्रेम और दीपा की शादी हो जाती है। दीपा बहू बनकर मीरा के घर आ जाती है। दीपा आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है और दीपा के आने के साथ ही अंकिता और मीरा काम करना छोड़ देती है। शादी के पहले दिन वो सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन मजाल है कि कोई उसे 1 रुपया भी दे दे। मेरे मायके में तो सब कोई कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन शायद यहाँ ये नियम नहीं है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और महीना बीत जाता है। एक रोज़ दीपा देखती है कि राशन का सामान खत्म हो गया है। गरम मसाला नहीं है, हींग भी खत्म होने को है, सूजी भी नहीं है। यहाँ तो कोई राशन का जिक्र तक नहीं करता। क्या करूँ? प्रेम से कहती हूँ। दीपा प्रेम को कॉल करके कहती है, सुनिए ना, मुझे खर्चे के लिए पैसे चाहिए। वो सब माँ देखती है। घर के लिए जो कुछ लाना है वो तुम माँ से कह दो। ठीक है, घर का सामान तो माँ ले लेगी, लेकिन मुझे मेरे पर्सनल यूज़ के लिए कुछ मेकअप का सामान भी लेना है। उसके पैसे कौन देगा? अरे वो सब मुझसे मत कहो, तुम अपना समझो। प्रेम फ़ोन रख देता है। दीपा रोने लगती है। कैसे घर में पापा ने मेरी शादी कर दी। प्रेम कितना मतलबी है। शादी के बाद एक दिन भी मुझे कहीं घुमाने के लिए नहीं ले गया। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। पूरा दिन उसके घर के लिए मैं काम करती रहती हूँ, और वो है कि मेरे लिए 2 रुपये भी नहीं छूट रहे। दीपा जाकर मीरा से कहती है, सासू माँ, रसोई के लिए राशन मंगवाना है। हाँ तो तुम मुझे लिस्ट लिख कर दे दे, सारा सामान आ जाएगा बेटा। ठीक है। अगले दिन दीपा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। प्रेम को पता होता है कि दीपा की तबीयत खराब है, फिर भी वो उससे ये पूछता तक नहीं कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। वो सीधे कमरे से निकलकर दुकान चला जाता है। मीरा और अंकिता मिलकर नाश्ता बना लेती हैं। तब अंकिता कहती है, माँ, बाकी काम ऐसे ही छोड़ दो। जब भाभी उठेगी तब खुद ही करेगी। हम क्यों करें? बहू के होते हुए भी खाना बनाकर खाना पड़ रहा है। तू पागल है क्या? मैं कोई काम नहीं करने वाली। मेरी मति थोड़ी ना मारी गई है। जब करेगी तो उसे ही करना होगा, वरना तब तक सब ऐसा ही पड़ा रहेगा।
सब नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन कोई भी दीपा से उसकी तबीयत के बारे में कुछ नहीं पूछता और ना ही उसे कोई नाश्ता देता है। इधर अंकिता को उसके कॉलेज के फ्रेंड का फ़ोन आता है। अंकिता, नेक्स्ट संडे हमारा फेयरवेल है, तो कौन सी साड़ी पहनेगी? यार, अब हम सब पिछड़ जाएंगे। मुझे तो सबसे अलग दिखना है ताकि लड़कों की नज़र मुझ पर ही रहे। बगल वाले बॉयज़ कॉलेज के लड़के भी आ रहे हैं। अरे यार, पहले बताना चाहिए था ना। मैं ऐसे तैयार होकर आऊँगी कि सब लड़कों के होश उड़ जाएंगे। ठीक है, चल तू फ़ोन रख, मैं अपनी साड़ी देखती हूँ। अंकिता सोचती है, भाभी के पास तो अच्छी अच्छी साड़ी है, माँ के पास तो आंटियों वाली साड़ी है। भाभी के पास ही जाती हूँ। अंकिता दीपा के कमरे में जाती है। अंकिता को देखकर दीपा को लगता है कि वो उसकी तबीयत के बारे में पूछने आई है, लेकिन भाभी, मुझे साड़ी चाहिए आपकी फेयरवेल के लिए। हाँ हाँ, ले लीजिए ना, जो भी चाहिए। दीपा के इतना कहने की देरी थी और अंकिता उसकी अलमारी से एक एक साड़ी निकाल कर ट्राई करने लगती है और फिर एक ब्लैक रंग की साड़ी पसंद कर लेती है। बाकी सारी साड़ियाँ अलमीरा से निकाल कर बेड पर रख देती है। भाभी, ये ब्लैक साड़ी पहनूंगी। अंकिता साड़ी लेकर चली जाती है। तब दीपा कहती है, सबके सब मतलब ही है। पूरा कमरा मेरा छीट कर चली गई। ये तक नहीं सोचा कि इतनी बीमारी में मैं कैसे करूँगी ये सब। शाम को बहुत हिम्मत करके दीपा उठकर अपने कमरे को ठीक करती है और किचन में अपने लिए कुछ बनाने लगती है। दीपा को किचन में जाता हुआ देखकर मीरा कहती है, मेरी बहू लाखों में एक है। इसके जैसी तो मैं दिया लेकर ढूंढती तो भी नहीं मिलती मुझे। इतनी बीमार होने पर भी काम देखकर बेचारी से रहा नहीं गया। मैंने तो जैसे तैसे नाश्ता बना लिया। मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान ही नहीं, वरना मैं कर देती। हाँ, बहू तो हमारी है ही कामकाजी। वैसे बहू क्या बना रही हो? सासू माँ, मैं वो सूजी का उपमा बना रही हूँ। मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। अरे कोई बात नहीं बहू, जो तेरा मन है वो खा। वैसे एक काम कर, हम सब के लिए भी ना उपमा ही बना ले। ज़्यादा बनाए या कम, काम तो उतना ही करना पड़ेगा तुझे, है ना? जी सासू माँ। गुस्सा करते हुए दीपा मन ही मन कहती है, मैं समझती नहीं हूँ क्या इन लोगों को, बस अपने काम से मतलब है, बाकी बहू जाए चूल्हे में। दीपा उपमा बनाकर कमरे में चली जाती है और अपने कॉलेज फ्रेंड को कॉल करके सब कुछ बताती है। ऐसी बात है तो तू एक काम क्यों नहीं करती? तू एक दिन के लिए गायब हो जा, फिर इन लोगों की अकल खुद ही ठिकाने लग जाएगी और इन्हें तेरी कीमत भी समझ में आ जाएगी। हाँ, बहुत दिन हो गए दोस्तों से मुलाकात नहीं हुई। एक काम करते हैं, हम सब गेट टुगेदर करते हैं और मैं बिना बताए यहाँ से गायब हो जाऊँगी। अगले दिन सुबह सुबह दीपा बिना किसी को बताए घर से गायब हो जाती है। दीपा को घर में ना पाकर सब उसे खोजने लगते हैं। उन्हें टेंशन होने लगती है। अरे बहू गई तो कहाँ गई? सब जगह देख लिया, मिल ही नहीं रही। माँ, तुम दीपा की इतनी टेंशन मत लो, वो मिल जाएगी। अरे बेटा, मैं दीपा की नहीं, काम की टेंशन ले रही हूँ। अब काम कौन करेगा? इधर दीपा को लगता है कि एक दिन में उसके ससुराल वालों को उसकी कीमत समझ में आ गई होगी। अब मुझे अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए, इतना काफ़ी है उन्हें सबक सिखाने के लिए। अगले दिन दीपा वापस ससुराल चली जाती है। दीपा को देखते ही अंकिता उसे गले लगा लेती है। भाभी, आप आ गई। यहाँ हम सब कितने परेशान हो गए थे। माँ, भैया, पापा, भाभी आ गई। सभी वहाँ आ जाते हैं। अंकिता, तू जा, गैस ऑफ कर दे। दीपा आ गई है ना, अब वो बना लेगी। आ गई तुम? 2-4 दिन और गायब हो जाती। दीपा माथा ठोक लेती है और मन ही मन कहती है, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अब मुझे ही इन लोगों की तरह बनना होगा और इन्हें पूरी ज़िंदगी झेलना होगा।